हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। यहाँ पर आपका जो है अध्याय 7वां चल रहा था, यानी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज इसी क्रम में इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। हमने पिछले पार्ट 1 में जो है हमने वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी तो उसके परिणाम देख लिए थे कि फ्रांसीसी क्रांति में किस तरह से जो प्रिंटिंग है इसने अपना योगदान दिया है, वो हमने वहाँ पर देखा था। आज यहाँ पर आपकी जो हेडिंग है वो है 19वीं सदी, यानी हम यहाँ पर ये देखेंगे जो प्रिंटिंग आई है, जो प्रिंटिंग की टेक्निक आई है, उसका प्रभाव 19वीं सदी में क्या पड़ा है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए 19वीं सदी, और इसी में आपकी सब हेडिंग जो पड़ेगी वो है आपकी बच्चे, महिलाएं और मजदूर। यहीं से स्टार्टिंग की गई है कि भाई बच्चों पे क्या असर पड़ा है, महिलाओं को क्या लाभ मिला है और मजदूरों पर क्या लाभ असर हुआ है। तो ये तीनों ही लोगों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 19वीं सदी में यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई प्राथमिक शिक्षा जो थी वो अनिवार्य कर दी गई थी। तो अनिवार्य करने की, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की वजह से क्या थी कि भाई बच्चों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किताबें पढ़ने का मौका मिला है। तो ऐसे करके बच्चे भी यहाँ पर जो है पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर कुछ किताबों का यहाँ पे संकलन किया गया है, खास करके बच्चों के लिए। जैसे सबसे पहले फ्रांस में किया गया है। फ्रांस से बताया गया है कि फ्रांस में यहाँ पर 1857 में यहाँ पर सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। यानी फ्रांस में क्या है, पूरी एक डेडिकेटेड रूप में, यानी एक केवल बच्चों की किताबों के लिए समर्पित प्रेस की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर था क्या, इन किताबों में होता क्या था, किताबों में खास करके बच्चों के लिए यहाँ पर परी कथाओं की कहानियां, यानी लिख लेना इसी में, जिसमें परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया जाता था। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कहानी कथानक वगैरह में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनके लिए वही परियों की कथाएं हैं, लोक कथाएं वगैरह हैं, तो वो किताब जो है इनके कंटेंट में रखी जाती थी। ऐसे ही यहाँ पर एक व्यक्ति और हुए हैं, यहाँ पर यूरोप का ही एक सीन और है। यहाँ पर ये व्यक्ति हुए हैं जर्मनी के ग्रिम बंधु। तो जर्मनी के ग्रिम बंधु ने क्या किया है कि पूरे जर्मनी में घूम घूम कर जितनी भी लोक कथाओं में प्रचलित कहानियां थी उनको एकत्रित किया है और बाद में उनको संकलित करके उनका प्रकाशन जो है 1812 में किया है। तो यहां पर आप थर्ड पॉइंट लिख लेना कि जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने लोक कथाओं को एकत्रित कर सन 1812 में एक संकलन छापा, एक संकलन में उन्हें छापा। ये लिख लेना आप थर्ड पॉइंट करके। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, जो बच्चों के लिए जो कंटेंट छापा जाता था तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी जाती थी कि कंटेंट जो अश्लील ना हो, वहां पर ऐसा कुछ ना हो कि बच्चों के लिए अभद्र हो या खराब हो। तो इस बात का खास करके ध्यान रखा जाता था। तो बच्चों के लिए वही कंटेंट रखा जाता था जो बच्चों के लिए है, और खास करके उसमें कोई कमी नहीं है या फिर बच्चों के मनोवृत्ति पर जो है निगेटिव इंपैक्ट नहीं डालने वाला हो, ऐसा कंटेंट वहां पर रखा जाता था। ये बात आप क्लियर कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो बच्चों की बात हो गई, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। देखिए हमने कल के पार्ट 1 में वहां पर देखा था कि पेनी मैगजीन्स या एक्पेसिया जो है ये हमें इंग्लैंड में देखने को मिलती हैं। इसे हम पॉकेट बुक के नाम से भी जानते हैं, यानी छोटी सी किताब होती थी। तो इनका प्रचलन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और आप देख रहे होंगे फेरी वाले जो थे जा जाकर इन्हें बेच रहे थे, और ये कीमत की लिहाज से भी इनकी जो कीमत काफ़ी कम थी। तो ऐसे में महिलाओं को एक अवसर मिला है। महिलाओं ने खास करके इन किताबों को, इन छोटी सी पेनी मैगजीन्स को लेना स्टार्ट कर दिया है, और ऐसे करके उनके अंदर भी एक जागरूकता या पढ़ने के लिए ललक जो है यहाँ पर जागी है। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पर पेनी मैगजीन्स या एक्पेसिया पत्रिकाएं खासतौर पर महिलाओं के लिए होती थी, खासतौर पर महिलाओं के लिए होती थी, या महिलाओं लगा लेना आप, यहाँ पर महिलाओं के लिए होती थी। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है हमें, यहाँ पर उपन्यास का यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। यानी उपन्यास वाली विधा जो है वो यहीं की देन है, यूरोप की ही देन है। यानी भारत में उपन्यास पहले नहीं चलते थे, ये यूरोप से ही निकल कर आया है उपन्यास वाला सिस्टम। यानी पूरा एक कालक्रम या पूरे घटनाक्रम का पूरा एक वर्णन किया जाता था उपन्यास में। तो उपन्यास वाली जो विधा है, तकनीक है, या साहित्य की ये विधा बोली जाती है, ये यहीं से निकल कर आई है। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट आप लिख लेना कि 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम दिया गया है, जैसे कुछ मशहूर उपन्यासकार लेखिकाएं निकल कर आई हैं यहाँ पर, जैसे जेन ऑस्टिन है, ब्रॉन्ट बहनें हैं, जॉर्ज इलियट। ये क्या है, ये उपन्यास लिखने वाली महिलाएं हैं, इनके नाम दिए हुए हैं। तो 5वें का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये तो किताबों का उपयोग हो गया, स्टार्ट हो गया।
कुछ चीज़ें और हुई हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जब किताबों की ललक बढ़ती गई है, किताबों की डिमांड बढ़ती गई है, तो वैसे कर करके यहाँ पर क्या है, किराए पर किताब देने का के लिए पुस्तकालय भी अस्तित्व में आ गए हैं। यानी पुस्तकालय तो बन गए थे पहले से, लेकिन अब क्या है, किराए वाला सिस्टम कर दिया गया है। क्योंकि अब आप समझ सकते होंगे, हर व्यक्ति हर किताब खरीदेगा तो ऑब्वियस सी बात है किताब की कीमत ज़्यादा पड़ेगी उस पर। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए हर बार एक नई किताब खरीदता है और एक हर किताब की कीमत लगभग 200 रुपये के लगभग है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से सोचेगा कि भाई महीने में हमने मान लो 4 किताबें खरीद ली और 4 किताबें पढ़ ली, तो इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन वही किताब उसे 2 रुपये के हिसाब से जो है किराए पर मिल जाए पढ़ने के लिए, कुछ दिन बाद वो लौटा दे, तो यकीन मानिए एक महीने में 4 नहीं, वो 10 किताबें भी पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो पुस्तकालय खोले गए हैं वहाँ पर किराए पर किताब देने का सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर जो गरीब मजदूर वगैरह हैं या निम्न वर्ग के जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो भी अपनी जो मनमर्जी किताबें यहाँ से किराए पर लेकर पढ़ने लगे हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रसार है या फिर जो किताबी ज्ञान का प्रसार है उनके मध्य भी अच्छा खासा होने लगा है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने छठा पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली आपकी सब हेडिंग है, ये है नए तकनीकी परिष्कार, कि भाई जो प्रेस है, प्रेस में क्या क्या सुधार आए हैं, प्रेस में अब क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ पर प्रेस जो थी वो पहले जो लकड़ी का ढांचा होता था, अब लकड़ी की ढांचा ना होकर यहाँ पर अब प्रेस पूरी तरह से धातु से बनने लगे थे। यानी कि यहाँ पर जो प्रेस होती थी, प्रिंटिंग प्रेस जो होती थी, अब वो लोहे से बनने लगी, यानी धातु से बनने लगी है। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और निकलने को देखने को मिलती है हमें, जैसे आपने ऊपर देखा था वहां पर कि भाई पहले जो प्रेस होती थी दाब लगा के छापी जाती थी, अब ऐसा दाब वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या है, एक रोलर व्हील का कॉन्सेप्ट आ गया है। यानी रोलर व्हील का मतलब क्या है कि जैसे आज के समय में भी आपकी जो प्रिंटिंग होती है मोस्टली वो रोलर व्हील के जरिए ही होती है। वो ज़्यादातर जो प्रिंटिंग आज के समय में आपकी डिजिटल रूप से होती है, आपके जितने भी लेजर प्रिंटर वगैरह हैं या जितने भी इंकजेट वगैरह हैं, वहाँ पर सब पर उन सब में क्या है, रोलर होता है। रोलर के जरिए पेज उठाया जाता है और वहीं रोलर जो होता है उन्हें वो प्रिंट करता जाता है। तो ये जो टेक्निक है वो यहीं से निकल कर आई है। यानी 19वीं सदी में यहाँ पर आप में जो आपका न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो हैं, इन्होंने शक्ति से चालित एक बेलनाकार प्रेस को यहाँ पर एक कारगर बना लिया है। शक्ति का मतलब क्या है, विद्युत से चलने वाली एक प्रेस है, इसको इन्होंने क्या है कारगर बना लिया है। तो ऐसे करके यहाँ देखेंगे कि भाई इसकी जो क्षमता थी अच्छी खासी थी इस प्रेस की, लगभग 8000 पन्ने जो है एक बार में छाप सकती थी ये। तो यहाँ पर 8000 पन्ने प्रति घंटे के हिसाब से छाप रही है ये। तो आपने यहाँ पर इसमें सब पॉइंट नोट कर लिया होगा, सेकंड का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शक्ति का मतलब यहाँ पे बिजली मत लगाना, शक्ति का मतलब बिजली नहीं, भाप वाली। यानी शक्ति उस समय शक्ति का मतलब भाप से हुआ करता था, भाप इंजनों का आविष्कार हो गया था, तो भाप से चलने वाली प्रेस है ये। आगे बढ़ने पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर कि सदी के अंत तक यहाँ पर एक ऑफसेट प्रेस आ गई है। जो ऑफसेट प्रेस आज के समय में आप देखते हैं जिसमें विविध रंगों की छपाई एक साथ हो जाती है, यहाँ पर वही प्रेस जो है ऑफसेट प्रेस का यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है, यहीं से ये आपको देखने को मिलती है। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पर अब बिजली से चलने वाली भी जो है प्रेसें आ गई हैं। तो ऐसे में मोटर वगैरह लगी होती थी उनमें, तो और काम और जो है वहाँ पर तेजी से होने लगा है। साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है, प्रेस में जो पहले डाइयाँ वगैरह लगती थी वो डाइयाँ इतनी ज़्यादा परिष्कृत नहीं थी, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, जो डाइयाँ वगैरह हैं यानी प्लेट वगैरह जो बनाई जाती हैं वहाँ पर, अब वो गुणवत्तापूर्ण हो गई हैं। तो छपाई भी यहाँ पर अब बेटर हो रही है, छपाई भी यहाँ पर अब बहुत साफ स्वच्छ हो रही है। तो ऐसा करके आप देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने और खास करके जो नई नई यहाँ पे खोजें हुई हैं, नए नए यहाँ पे अपडेशन हुए हैं, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मुद्रण को सुधारने में एक अहम योगदान निभाया है। आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से उपन्यास यानी कि एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किए जाने लगे हैं। उपन्यास की एक विधा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो वो विधा आप यहाँ पर देखेंगे कि 19वीं सदी में क्या हुआ है, उपन्यासों का आरंभ हो गया है यहाँ पर। यानी पत्रिकाओं ने अब क्या है, उपन्यासों को धारावाहिक छापा। धारावाहिक का मतलब क्या है कि भाई इसका पार्ट 1 है, एपिसोड 1 है। जैसे आप देखते नहीं सीरियल देखते हैं कि भाई इस धारावाहिक का ये एपिसोड 1 आया है, अब एपिसोड 2 आएगा। तो ऐसे करके उन्होंने उपन्यास के रूप में छापना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे करके एक शैली के रूप में विकसित हो गया है। हम यहाँ पर देखेंगे इंग्लैंड में 1920 के दशक में एक लोकप्रिय किताबों की एक सस्ती श्रृंखला यहाँ पर, जिसे शिलिंग श्रृंखला कहते हैं, एक छापी गई है, जिसमें एक लगातार किताबें छापी गई उपन्यास के रूप में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ने पर हम ये पाते हैं कि 1930 में जो आपकी महामंदी आई है, तो महामंदी के दौर में जो पुस्तकें छापने वाले मुद्रक थे, उनके माइंड में एक बात को लेकर दुविधा बनी हुई थी, क्योंकि महामंदी के दौर में कीमतें गिर गई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में जो महंगी महंगी किताबें वो कैसे लोग खरीद पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ निकाली। जुगाड़ मैं बताता हूँ जुगाड़ क्या थी। उन्होंने पेपर बैक
टेक्निक निकाली है। यानी पेपर बैक का मतलब क्या है, अजिल्द संस्करण। अजिल्द का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि पहले वाली जो किताबें होती हैं वो बाकायदा कागज धागे से सिली जाती थी, बाकायदा उनकी जिल्द साजी की जाती थी, जिल्द बनाई जाती थी, उनके कवर बहुत अच्छे वाले कवर बनाए जाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, कवर जो है इनके कागज के ही बने हुए हैं, मोटे कागज के बने हुए हैं, तो इसे पेपर बैग कहा गया है। तो यहाँ पर पेपर बैग की वजह से यहाँ पर क्या है, कीमतें में कमी आ गई। किताबें की जो कीमत, मान लीजिए कोई किताब 50 रुपये में बन के तैयार हो रही थी, यानी जिल्द सहित जिल्द वाला पेपर लगा के 50 रुपये में बन के तैयार हो रही थी। अब यहाँ पे पेपर बैग वाला जो पेपर लगा रहे हैं तो वो किताब 30 रुपये की बन रही है, लागत उसमें 30 रुपये की आ रही है। तो ऐसे करके किताबों की कीमतें यहाँ पर कम हो गई हैं ताकि बिक्री पर असर ना पड़े। तो यहाँ पर हमें वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप 5वां पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना आप कि 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान, 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान किताबों की बिक्री गिरने के भय से, किताबों की बिक्री गिरने के भय से प्रकाशकों ने सस्ते पेपर बैग या अजिल्द संस्करण छापे। ये आप 5वां पॉइंट लिख लेना, जैसा मैंने बोला है वैसे ही लिख लेना आप। अब ये तो यूरोप की बात हो गई है कि भाई यूरोप में किस तरह से विकास हुआ है, यूरोप में किस तरह से उपन्यास की विधा स्टार्ट हुई है और यूरोप में किस तरह से यहाँ पर नए नए तकनीकी परिष्कार हुए हैं, वो आपने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर एक इमेज है, ये लंदन का इमेज है, यानी इंग्लैंड का एक इमेज है। इंग्लैंड के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर छापे खाने की बाढ़ आ गई थी, तमाम देख रहे हैं पंपलेट वगैरह, पोस्टर वगैरह जो है प्लेटफॉर्म की दीवारों पर लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुद्रण की क्रांति का यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा है। बात कर लेते हैं भारत का मुद्रण संसार। अगली हेडिंग आपकी ये है कि भारत में मुद्रण कैसे आरंभ हुआ है, भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई है, वो हम देखेंगे। भारत की अगर हम देख लें तो यहाँ पे पहली सब हेडिंग है मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। देखिए भारत में अपना लेखन का एक अपना प्राचीनतम इतिहास है, ये बात आपको पता है। हमारे यहाँ प्राचीनतम जो हमारा लिखित जो ग्रंथ है, अगर हम देखें सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है, ये आप सभी को पता है। ये सब हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं, नहीं पांडुलिपियों पे लिखे हुए ग्रंथ हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रिंटिंग की स्टार्टिंग है, प्रिंटिंग की स्टार्टिंग थोड़ा लेट हुई है। प्रिंटिंग स्टार्टिंग हमारे यहाँ जल्दी नहीं हुई है बल्कि लेट हुई है। शुरुआत में हम यहाँ पर देखेंगे भारत में विविध प्रकार की पांडुलिपियां, जिनमें संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। हमारे यहाँ अच्छी खासी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। यहाँ पर साथ में उनमें तस्वीरें वगैरह भी बनाई गई कुछ कुछ पांडुलिपियों पर। अब यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई जो पांडुलिपियां वगैरह हैं भारत में, भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत में पांडुलिपियां वगैरह जो होती हैं वो छपाई आने के बावजूद भी भारत में पांडुलिपियां बनती रही हैं। यानी आप समझ सकते हैं 19वीं सदी में यहाँ पर भारत में छापे खाने लग गए थे, लेकिन फिर भी पांडुलिपियों का चलन कम नहीं हुआ था, पांडुलिपियां लगातार बनती रही हैं। ये आप पहले का सब पॉइंट आप लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर आपने कल पांडुलिपियों के बारे में देखा था कि एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है पांडुलिपियों को लिखने के लिए, और इसके साथ साथ उनको लिखना भी महंगा होता है। दूसरी बात यह है रखरखाव भी आसान नहीं होता है। इसके अलावा हैंड राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हैंड राइटिंग, यानी सभी का हैंड राइटिंग जैसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई अच्छा लिखता है, कोई भद्दा लिखता है, और पहले के समय में आपके ये फाउंटेन पेन वगैरह तो थे नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से लिखाई जो है, लेखन जो है एकदम साफ आता, यानी इंक जो है उसमें जो पंख वगैरह होता है, पंख का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें उसे स्याही में डुबो के लिखा जाता था। तो ऑब्वियसली बात है स्याही वगैरह फैलने का डर रहता था, या फिर लेखन अगर भद्दा होता था, किसी का राइटिंग का ढंग का नहीं होता था, तो उसकी लिखी हुई पांडुलिपियां पढ़ने में नहीं आती थी। तो इतनी सारी समस्याएं थी उस समय। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका मुद्रण का युग स्टार्ट हुआ है तो ये समस्याएं दूर हो गई हैं। तो यहाँ पर एक आपके सामने एक यहाँ पर किताब है जिसका नाम है हाफिज दीवान, यानी 14वीं सदी के एक शायर है हाफिज। तो इनकी लिखी हुई एक पांडुलिपि है। तो इसके पेज वगैरह आप देख सकते हैं, पेजों पर साइड से नक्काशी वगैरह की गई है, डिजाइनिंग वगैरह बनाई गई है। तो ये ऐसी पांडुलिपियां जो होती थी खास करके अमीरों के लिए बनाई जाती थी, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, और यही भारत के संदर्भ में भी है। ये अमीरों के लिए इस तरह की पांडुलिपियां बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे भारत में क्या था, भारत में शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत में आपके शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पर मौखिक स्कूल हुआ करते थे, गुरुकुल के रूप में स्कूल हुआ करते थे, या पाठशालाओं के रूप में स्कूलों का एक बड़ा जाल था। यहाँ पर कोई लिखित शिक्षा नहीं दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती थी, कोई किताबें नहीं होती थी। गुरु जो होते थे वो मौखिक रूप से शिक्षाएं देते थे। तो ऐसे ही बताया गया है बंगाल में कितनी ज़्यादा यहाँ पे पाठशालाएं वगैरह थी, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके बारे में वैसे आप आंकड़े पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली सब हेडिंग है आपकी छपाई भारत आई, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस का दौर भारत में कैसे आया है, कब से इसकी नींव रखी गई है, वो आप देखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस आपकी जो है सबसे पहले आपकी जो है 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक हैं, इनके साथ यहाँ पर आया है। यहाँ पर जो पुर्तगाल वाले जो जेसुइट पुजारी बोले जाते हैं, इन्होंने कोंकणी सीखी है और इसकी बहुत सारी किताबें
अपने यहाँ पर छापी हैं। यानी सबसे पहले यही लोग लेकर आए पुर्तगाली जेसुइट पुजारी वाले, इन्होंने अपनी जो है यहाँ पर स्थापित की है प्रिंटिंग प्रेस। कोंकणी भाषा जो आपकी वहीं की गोवा के आसपास की भाषा है, तो कोंकणी भाषा सीखी है और उससे रिलेटेड किताबें छापी हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये जो आपके कैथोलिक पुजारी हैं ये पहुंचे हैं 1589 में, सॉरी 79 में कोचीन में इन्होंने पहुंचे हैं। तो कोचीन में इन्होंने पहली तमिल किताब छापी है। 1713 में इन्होंने पहली मलयालम किताब यानी केरल के लिए किताब जो छापी है, ये किताब छापने वाले भी यही हैं, समझ रहे होंगे आप। यानी कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में पहली तमिल किताब छापी है और 1713 में पहली केरल के लिए मलयालम किताब छापी है। ये आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना। वहीं डच जो प्रोटेस्टेंट थे धर्म प्रचारक, इन्होंने भी 32 तमिल किताबें यहाँ पे छापी हैं। ये आप सेकंड का सब पॉइंट करके लिख लेना आप। आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर देखते हैं जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज छपाई के मामले में पीछे रहे हैं। शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी प्रकार की छपाई खाने का विकास नहीं किया है। खास करके जो भी चीजें छापने वाली होती थी वो उनका आयात करते थे, यानी उन्हें बाहर से मंगाते थे, अपने देश से मंगाते थे। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप लिख लेना, चौथा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, हाँ चौथा क्यों आएगा, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बना देना, डच वाला पॉइंट थर्ड पॉइंट बना देना, तो चौथा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ लिख लेना चौथा पॉइंट आप, अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया। यद्यपि, इसी में सब पॉइंट, यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। ये चौथे का सब पॉइंट हो गया। अब यहां पर एक व्यक्ति है, यहां पर ये अंग्रेज व्यक्ति है जिसका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है नाम इसका, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो इन्होंने 1780 में बंगाल से, यानी 1780 से यहाँ पे बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया है। देखिए कंफ्यूज मत होना, ये पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, अखबार नहीं है, समझ लेना आप। अखबार के बारे में भी अभी हम देखेंगे नीचे, तो एकदम अभी आप हड़बड़ा मत जाना कि सर बंगाल गजट तो अखबार भी है, पहले पूरा पढ़ लीजिए, आएगी लाइन आगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लेना कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया है। देखिए छोटी छोटी ये बातें होती हैं जिन पर आप फोकस नहीं करते हैं, वास्तव में यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो अपनी निकाला है वो पत्रिका है, अखबार नहीं है, वो भी साप्ताहिक पत्रिका है। ऐसी माइनर जो बातें हैं यूपीएससी में बहुत मायने रखती हैं। यूपीएससी में ऐसे ही शब्द आपको जो है पूरा घुमा के रख देते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले जो औपनिवेशिक शासन है तो इनसे आजाद रही है, और ये खास करके प्राइवेट एक अंग्रेजी उद्यम थी उस समय, यानी इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई यहाँ पर कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं था। और इस बात का ऐसे बहुत ज्यादा अपना अभिमान भी था, यानी इस बात को लेकर जेम्स ऑगस्टस हिक्की को काफी घमंड भी था कि भाई हम एक तो हमारे ऊपर कोई जो औपनिवेशिक शासन है उसकी कमान नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। तो ऐसे करके इन्होंने तमाम जो है लेख लिखे हैं, तमाम जो है दासों की खरीद फरोख्त से रिलेटेड इन्होंने विज्ञापन वगैरह निकाले हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है वरिष्ठ अंग्रेज जो अधिकारी हैं उनकी आलोचनाएं भी की हैं, उनको लेकर भी लेख लिखे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इन पर नाराज होकर गवर्नर हैं जनरल वॉरेन हॉस्टिंग, इन्होंने हिक्की पर मुकदमा दायर कर दिया है। तो यहाँ पर आप पांचवें का अगला सब पॉइंट लिख लेना, पांचवें का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी खबरें छापी, यानी इसने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी खबरें छापी। गप्पबाजी यहाँ पर तो एक सिंपल बात लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम आसानी से लिख ले रहे हैं। इसने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी खबरें छापी। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। ये इतना ही लिख लेना केवल। तो एक बात तो यहाँ साफ साफ जाहिर हो गई कि भाई जिस तरह से वॉरेन हॉस्टिंग ने मुकदमा करवाया है, तो एक बात तो जाहिर हो गई कि सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी कोई आलोचना करे। सरकार उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी जो सरकार की भलाई करते थे, वाहवाही लूटते थे। तो ये बात निकल कर आई है। आगे बढ़ते बढ़ते भारत में भी अब पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ अखबारों का छपने का भी दौर स्टार्ट हो गया है, खास करके हिंदुस्तानी अखबार। अब तक तो जो पेपर छप रहे थे वो खास करके औपनिवेशिक वाले पेपर थे, यानी अंग्रेजी पेपर थे, लेकिन अब हिंदुस्तानी अखबार, हिंदुस्तानी स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय भाषा में पत्र पत्रिकाएं अखबार छपने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, यानी अब आपका छठा पॉइंट आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं और कुछ हिंदुस्तानी भी अखबार छापने लगे थे।
अपने अखबार छापने लगे थे। इसी में सब पॉइंट। तो ऐसे प्रयासों में पहला जो था वो राजा राममोहन राय के करीबी थे गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने अखबार प्रकाशित किया जिसका नाम था बंगाल गजट। तो ध्यान रखना, भारत का जो पहला पेपर है वो बंगाल गजट है, जिसको गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि ये किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, किस वर्ष इसका संपादन स्टार्ट किया गया था, तो आप कमेंट में बताएंगे। आप सर्च करके बताइए, आपके जो नोट्स बने हुए हैं उनसे देखकर बताइए किस वर्ष ये लाया गया था, आप ये कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, यानी गंगाधर भट्टाचार्य ने एक बंगाल गजट के नाम से अखबार निकाला था, ना कि पत्रिका। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी बंगाल गजट के नाम से। दोनों में अंतर है, और अंतर आप समझ गए होंगे, पत्रिका में अखबार में अंतर होता है, वो आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगली हेडिंग आपकी जो है यह है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से यूरोप में जो लेखन ने एक प्रभाव डाला, मुद्रण ने एक प्रभाव डाला, लोगों को अलग ढंग से सोचने पर मजबूर किया। तमाम जो स्वतंत्र लेखक थे, स्वतंत्र विचारक थे, तमाम जो नए नए विचारक थे जिन्होंने धर्म की आलोचना की थी, अपनी अपनी साहित्य सामग्री छपवाकर लोगों में प्रेषित करना स्टार्ट की, तो लोगों में एक चेतना आई है, लोग भी तर्क करने लगे हैं, लोग भी अच्छे बुरे में फर्क करने लगे हैं। तो वही सब चीजें भारत में भी देखने को मिलेंगी। भारत में भी जो सदियों से परंपरा चली आ रही थी, लोग यानी सदियों से जो सोई हुई जो जनता थी, अब वो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इन किताबों के माध्यम से अपने आप को जो है अपना ज्ञान का अर्जन करने लगी है, अपने आप को जो है इस अनुरूप बनाने लगी है, इस रूप बनाने लगी है कि वो सही गलत में फैसला कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ समाज सुधारक तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वास्तव में जो चीज़ें चल रही हैं हमारे समाज में उन्हें सुधार होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके तमाम जो बहस वगैरह है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट यही है कि जो अलग अलग समूह थे, ये औपनिवेशिक समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, इनसे जूझते हुए धर्म को अपनी अपनी व्याख्या से पेश कर रहे थे। इन सब समूह जो होते अपने अपने हिसाब से धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ क्या थे यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे जो मौजूदा रीति रिवाज हैं इनमें सुधार चाहते थे, कुछ इनमें मौजूदा रीति रिवाजों में सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। यानी कुछ लोग उस समय समाज सुधारक का काम कर रहे थे, राजा राममोहन राय हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, और भी व्यक्ति हैं, तो कुछ इन लोगों के तर्कों के खिलाफ थे। यानी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रिंट वाली जो मुद्रित वाली जो सामग्री है, इसने इन लोगों की चेतना, इन लोगों के अंदर चेतना जगाने में अहम भूमिका निभाई है। और इन लोगों ने अपने जो भी यूरोप के पाश्चात्य विचारों को पढ़कर अपने ज्ञान का अर्जन किया है, और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर अपने भारत में तर्क स्टार्ट कर दिया है। धर्म को लेकर तर्क वगैरह, धर्म को लेकर अपनी अपनी जो डिबेट है वो स्टार्ट हो गई है। जब डिबेट स्टार्ट हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे जो धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं उनके मन में गहरा आघात लगा है, उन्हें डर सताने लगा है। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग धर्म के विरोधी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये जो समय था, यानी जिस समय ये सब प्रिंटिंग का उदय हुआ है, जिस समय लोगों के मन में शंका वगैरह चल रही है, उसी दौर में कुछ ऐसे आपके समाज सुधारक आंदोलन भी चल रहे थे जो खासकर हिंदू रूढ़िवादियों पर एक गहरा आघात पहुंचा रहे थे। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अपना टकराव तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, सेकंड पॉइंट, कि यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों, रूढ़िवादी का मतलब आप जानते होंगे जो परंपरागत विचारों को मानता है या जो प्रचलित मान्यताओं को फेवर करता है उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। यानी प्रचलित मान्यताएं जो भी चली आ रही हैं हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारी जाति से रिलेटेड, हमारे वर्ग विशेष से रिलेटेड, तो उसे रूढ़िवादी बोला जाता है। तो रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह का मतलब सती प्रथा, एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में आस्था, ब्राह्मण पुजारी वर्ग का जो वर्चस्व वगैरह है, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस यहाँ पर ठनी हुई थी। ये सारी बहसों का केंद्र जो बना हुआ था वो बना हुआ था बंगाल, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं लेखन सामग्री का, मुद्रीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल में ही पड़ा है। ज्यादातर अखबार वगैरह हैं, पुस्तकाएं वगैरह हैं, बंगाल से प्रकाशित हुए हैं। तो बंगाल कहीं ना कहीं उस समय एक अखाड़ा बन गया था, एक बहस का एक केंद्र बिंदु बन गया था कि तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर लोग हैं अपने अपने तर्क रख रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर उसी समय ये जो यहाँ पे सामाजिक बदलाव की एक बयार भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमें देखने को मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जो संपादक वगैरह हैं उन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं की जो लैंग्वेज है वो स्थानीय भाषा रखी है, खास करके आम बोलचाल की भाषा, ताकि लोग जो है आसानी से उसे पढ़ सकें, समझ सकें। सबसे पहले जो आपका ये वाला वर्ग है, यानी समाज सुधारक में ये वाला वर्ग है, तो इसमें राजा राममोहन राय का नाम यहां पर आता है। इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी यानी इन्होंने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया है, और रूढ़िवादियों ने इनके विचारों से टक्कर लेने के लिए एक समाचार निकाला है, चंद्रिका, इसका सहारा लिया है।
यानी राजा राममोहन राय ने क्या किया है, जो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादियों को चैलेंज देने के लिए किताब निकाली, संवाद कौमुदी निकाली है, धर्म पर प्रहार करने के लिए संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया है। वहीं बदले में रूढ़िवादियों ने राजा राममोहन राय को जवाब देने के लिए अपना समाचार निकाला है, जिसका नाम है चंद्रिका। ठीक है, तो ये सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस समय में 2 फारसी अखबार भी निकाले गए हैं, जहां पर जिनका नाम है जामे जहांनामा और समसुल। ये अखबार 1882 में प्रकाशित किए गए हैं। ये दोनों फारसी अखबार थे। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू जो हैं, यहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले जो भी हैं वो वर्ग है, उसी में खलबली मची हो। यहां पर मुस्लिम वर्ग में भी खलबली मची हुई थी। खास करके जो मुस्लिम जो उलेमा होते हैं, मुस्लिम शरिया कानून के जानकार होते हैं, उनके अंदर भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरह से तो हमारा राजवंशों का पतन हो जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार जो है धर्मांतरण को बढ़ावा दे देगी, तो हमारा धर्म खत्म हो जाए, धर्म खतरे में आ जाएगा। यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश सरकार हमारा जो मुस्लिम कानून है इसको बदल ना डाले। तो इस तरह की जो शंकाएं हैं, इस तरह की जो विचार हैं, वो मुस्लिम उलेमाओं के माइंड में भी चल रहे थे। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेना। यहाँ पर चौथा पॉइंट आपका आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर भारत में उलमा, उत्तर भारत में आपके उलमाओं, यानी उत्तर भारत में उलमाओं को डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दें या मुस्लिम कानून ना बदल डालें। तो इस सब से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक सस्ते लिथोग्राफी प्रेस, लिथोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक सस्ता कागज होता है, एक सस्ती छपाई की विधा है जिसे हम लिथोग्राफी कहते हैं, सस्ती टेक्निक है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जो अपने धर्म ग्रंथों के फारसी में या फिर उर्दू में अनुवाद छापे हैं और धार्मिक अखबार या छोटे छोटे जो पॉकेट वाली जो बुक वगैरह होती हैं ये प्रकाशित किए हैं। तो आप चौथे का सब पॉइंट यहाँ लिख लेना। इसी समय एक संस्था और निकल कर आई है यहाँ पर, देवबंद वाला। जो देवबंद आप देखते होंगे, देवबंद वाला, देवबंद से फतवे बहुत जारी किए जाते हैं धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर। वो देवबंद यहीं इसी समय स्थापित हुआ है, जिसे देवबंद सेमिनरी कहते हैं, सेमिनरी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इसने क्या किया है, इसने भी अपना एक सुझाव दिया है कि सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने यहां नोट कर लेना पहले, इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। अब देखिए फतवा क्या होता है। फतवा तब जारी किया जाता है जब एक संशय या डाउटफुल स्थिति हो और धर्म को लेकर एक गहमा गहमी बनी हो, धर्म को लेकर एक बहस का माहौल हो, तो उसको क्लियर करने के लिए ये फतवा जारी करते हैं। खास करके इस्लामी कानून के जो जानकार वगैरह हैं, मुफ्ती वगैरह हैं, वो इनकी जो कानूनी रूप से यानी इस्लाम की तरफ से इनकी घोषणा की जाती है। तो ऐसा करके आप यहाँ पर नोट करके आप लिख लेना। तो फतवा की जो मानक परिभाषा है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैंने समझा दिया है। तो आपने चौथे के दोनों सब पॉइंट यहां पर नोट कर लिए। अब यहां पर हम देखते हैं हिंदू धर्म में भी देखिए खास करके जो आपकी छपाई वगैरह है इसका क्या असर पड़ा है। तो हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू पीछे थे, हिंदुओं में भी छपाई वगैरह का असर पड़ा है। तो यहां पर हिंदुओं के बीच क्या है, स्थानीय भाषाओं में जो आपकी छपाई है वो देखने को मिली है। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खासतौर पर स्थानीय भाषाओं में जो धार्मिक पढ़ाई है इसको काफी बल मिला है। आपकी सबसे पहले जो तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस है, इसका सबसे पहले अनुवाद जो है कलकत्ता में किया गया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिख लेना कि तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण जो है वो 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। इसी समय हमें कुछ और प्रेस भी देखने को मिलती हैं जो हिंदू धर्म या हिंदू साहित्य के लिए डेडिकेटेड थी। लखनऊ का आपका नवल किशोर प्रेस थी, बंबई की आपकी जहां पर श्री वेंकटेश्वर प्रेस है, इसमें अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें यहां पर छपी हैं। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं यहां पर धर्म को लेकर बहसें भी चल रही हैं। एक यहां पर जो आपका उस समय एक नया धर्म सुधारक आंदोलन भी चल रहा है, उसके भी मुताबलंबी हैं, वो अपनी अपनी बहसें रख रही हैं, अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं, अपनी अपनी पुस्तकों का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो माहौल बना हुआ है गहमा गहमी का बना हुआ है, मार्केट में पूरा अटा पड़ा है मार्केट पूरा, यानी कि धर्म को मानने वाली किताबों से या फिर धर्म विरोधी किताबों से। तो आप देख सकते हैं ऐसे में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़कर अपना चिंतन कौशल डेवलप कर रहे हैं, कैसे तर्क किया जाए, कैसे लोगों में जो है लोग जो है इनमें अंतर कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म में क्या क्या कुरीतियाँ हैं क्या कुरीतियाँ नहीं है, क्या क्या धर्म को सुधार करना चाहिए। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के अंदर एक जागरूकता, लोगों के अंदर एक चेतना जागृत हो रही है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ों के बारे में जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं।
यानी कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी और ऐसे करके यहाँ पर उनके अंदर विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि भाई प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए बल्कि इनको जोड़ने में भी भूमिका निभाई है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक व्यापक साहित्य पढ़ने को मिला है, एक विस्तृत साहित्य पढ़ने को मिला है, तो हमें इससे हमारी संस्कृति को जोड़ने में भी हमें मदद मिल पाई है। अगली हेडिंग आपकी यहाँ पर जो है अगली मेन हेडिंग आपकी जो है ये है प्रकाशन के नए रूप, कि भाई प्रकाशन के भारत में कौन कौन सी विधाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने भी जो यूरोप वाली जो उपन्यास शैली थी उसको यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। यानी आप पहला पॉइंट आप नोट कर लेना कि यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा भारतीय शक्ल और शैली, यानी कि इस तरह से आप लिख लेना यहाँ पर कि यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साहित्यिक विधा ने भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरी तरह की यहां पर साहित्यिक विधाएं भारत में कौन कौन सी थी, जैसे गीत वगैरह थे उस समय, कहानियां वगैरह थी और सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख भी लिखे जाने लगे थे। तो ये भी पाठकों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया होगा, यानी पाठक अब राजनीतिक रूप से भी चिंतन करने लगे हैं, राजनीति पर भी सोचने लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि उस समय जो दृश्य चित्र हैं, दृश्य संस्कृत का मतलब क्या, जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उनका भी प्रचलन यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रचलन हमें देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाने लगी हैं 19वीं सदी में। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना कि 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। यहाँ पर राजा रवि वर्मा हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, इनके बारे में जानते होंगे आप। तो ये इन्होंने क्या है, चित्रकारों के लिए एक तस्वीरें बनाई हैं। वहीं कुछ और ऐसे भी चित्रकार वगैरह थे जो काठ की तख्ती पर अपने चित्र वगैरह बनाते थे, तो उनको भी काम दिया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले जो गरीब दस्तकार हैं, इन्होंने जो लेटर प्रेस वगैरह हैं इनके आसपास अपनी दुकानें लगा ली हैं और बाद में इन्हें जो है मुद्रकों ने, यानी मुद्रक मतलब क्या है, जो प्रिंटिंग वगैरह का काम करने वाले व्यापारी हैं, उन्होंने इन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया है। तो राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ एक चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्त्री है, ये राजकुमारी है। तो इसे क्या है कि दैत्यों ने, असुरों ने घेर लिया है, तो यहाँ पर इसे एक राजा ने बचाया है। राजा, इसका नाम है ऋतुध्वज, इसने असुरों के चंगुल से इसे बचाया है और राजा रवि वर्मा के द्वारा इस चित्र को यहाँ पे चित्रित किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर सस्ती जो चित्रकारी थी, यानी जो तमाम जो गरीब चित्रकार वगैरह थे, गरीब हाथों से जो तख्तियों पर चित्र वगैरह बना रहे थे, तो उनके सस्ते चित्रों को लोग खरीद पा रहे थे, तमाम गरीब लोग भी खरीद पा रहे थे। गरीब लोग भी अपने घरों के लिए कैलेंडर वगैरह, सस्ती तस्वीरें वगैरह खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर, दफ्तरों में उन्हें लगा रहे थे। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक दौर और स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर उस समय कुछ कैरिकेचर और कार्टून भी छपने लगे हैं, यानी व्यंग्यात्मक जो लेख वगैरह, व्यंग्यात्मक जो कार्टून वगैरह हैं वो भी छपने लगे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट, कि 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून जो है छपने लगे थे। कैरिकेचर जो छापे जाते थे, खास करके किसी प्राचीनतम जो रचना है उसको ध्यान में रखते हुए छापे जाते थे। ये आपका एक कैरिकेचर है। ये आप देख सकते हैं, नीचे गणेश जी हैं, तो गणेश जी के इर्द गिर्द लोग जो हैं यहाँ पर अप्सराएं खड़ी हुई हैं। तो उसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई ये बीच में एक ब्रिटिश व्यक्ति है, इसके इर्द गिर्द जो इंडियन व्यवसायी वगैरह हैं, इंडियन पढ़े लिखे वर्ग के व्यक्ति कैसे बैठे हुए हैं, घिरे बैठे हुए हैं। तो कैरिकेचर है, एक तुलना की गई है यहाँ पर कि भाई ये देखिए, जैसे पहले के समय में ऐसा होता था तो वैसे ही अब यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो तमाम व्यंग वाले कार्टून भी छापे गए हैं, मजाक उड़ाने वाले कार्टून भी छापे गए हैं, ये भी देख सकते हैं आप। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट लिख लेना कि कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का यहाँ पे मजाक उड़ाया गया है और कहीं कहीं यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर बना हुआ है। तो ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, कार्टूनों के जरिए, कैरिकेचर के जरिए ये प्रकाशित की गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली सब हेडिंग है महिलाएं और मुद्रण। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि महिलाओं ने मुद्रण में क्या भूमिका निभाई है, महिलाओं पर मुद्रण का क्या असर पड़ा है, वो भी हम यहां पर देखेंगे। महिलाओं में हम देखते हैं कि महिलाओं में खास करके जो मध्यवर्गीय महिलाएं हैं, इनको पढ़ने के लिए यहां पर इनके घर वालों ने इन्हें प्रोत्साहित किया है। घर वाले इनके जो है आगे निकल कर आए हैं, तो ऐसे करके मध्यवर्गीय महिलाओं में जो है पढ़ाई लिखाई का प्रचलन यहां पर बढ़ गया है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया है।
खास करके इनके उदारवादी जो पिता वगैरह हैं, यानी कि जो ऐसे इनके माता पिता या पति हैं जो चाहते हैं कि हमारी औरतें शिक्षित वगैरह बने, तो ये अपनी स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जोर देने लगे हैं। और जब 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े या छोटे शहरों में स्कूल बन गए हैं, तो इन्होंने उन्हें अपने पढ़ाने के लिए स्कूलों में भी भेज दिया है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। खास करके हम यहाँ पर देखेंगे कि जो नई जो पत्रिकाएं छापी जा रही थी, उन पत्रिकाओं में काफ़ी बार ऐसे लेख छापे गए हैं जहाँ पर नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार प्रकाशित किया गया है या रेखांकित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे करके कहीं ना कहीं एक जो जन मस्तिष्क है उनके मन में भी एक भावना जागृत हो रही थी कि नारी को शिक्षित करना चाहिए। नारी अगर शिक्षित हो जाएगी तो यकीन मानिए अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बेटर कर पाएगी, अपने बच्चों का भविष्य भी संवार पाएगी। तमाम लोगों ने इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा सोचता हो। कुछ लोगों ने इसका जो है उल्टा भी सोचा है। उल्टा ऐसा सोचा है, जैसे कुछ हिंदू जो रूढ़वादी हैं उनका मानना यह था कि मान लीजिए कोई कन्या अगर पढ़ लिख जाती है तो वो जल्दी विधवा हो जाती है। ऐसा मतलब इस तरह के विचार थे। कुछ ऐसे लोग भी थे ओल्ड फैशन टाइप, मुस्लिम में भी लोग थे, जैसे दकियानूसी जिन्हें बोलते हैं, ओल्ड फैशन या पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे। तो पुराने विचारों वाले मुस्लिम व्यक्ति थे, इनका मानना ये था कि मान लीजिए कोई स्त्री है, मुस्लिम स्त्री है, वो उर्दू के जो रोमानी अफसाने का मतलब क्या है, यानी कि जो गजल वगैरह हैं, शायरी वगैरह हैं, अगर कोई औरत उर्दू में लिखी हुई ये सब चीज़ें पढ़ती है तो वास्तव में औरत बिगड़ जाएगी। तो इस तरह के विचार जो होते ये लोग मानते थे। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, हर तबका या हर व्यक्ति अपनी अपनी स्त्रियों को प्रोत्साहित कर रहा था, उन्हें आगे पढ़ने पढ़ाने के लिए शिक्षित कर रहा था। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में लोग ऐसे थे जो अपनी स्त्रियों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप पढ़िए, आप स्कूल जाइए। तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, सेकेंड पॉइंट, कि अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं, और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता, दकियानूसी मतलब पुराने विचारों वाले, कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई ना हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो औरतें हैं आगे निकल कर नहीं आई हैं। मुस्लिम में भी बहुत सारी औरतें जो हैं जिन्होंने अपनी जो अरबी या कुरान नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट जो है अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है या अंग्रेजी वगैरह है उसको पढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इतने एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले से मतलब हमने पहले इनके इतिहास में जो किताब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इनके बारे में पढ़ा था वहाँ पर। तो यहाँ पर वही फिर से आ गई हैं। ये बंगाल की हैं। तो ये जो बंगाल की हैं, ये रस सुंदरी नाम है इनका, रस सुंदरी। तो ये एक रूढ़िवादी परिवार में जो है ब्याही हैं। तो वहाँ पर किचन में, रसोई में इन्होंने जो छिप कर पढ़ना स्टार्ट किया है। बाद में इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है आमार जीवन करके। तो ये आत्मकथा जो है 1876 में प्रकाशित भी हुई है, और ये बांग्ला की पहली संपूर्ण आत्मकहानी मानी जाती है। तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पर, पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिपकर पढ़ना सीखा, और बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी है जो 1876 में प्रकाशित हुई है। और ये जो है ये बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। तो आपने यहाँ पर लिख लिया होगा थर्ड का सब पॉइंट। इसी के साथ साथ कुछ और औरतें भी हैं जैसे जिन्होंने सामाजिक मुद्दे हैं उन पर लिखना स्टार्ट कर दिया है। खास करके महिलाओं की समाज में क्या भूमिका है उसको लेकर लिखना स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने बताया गया है कि भाई महिलाएं जो होती हैं उन्हें घर में किस तरह से बंदी बना के रखा जाता है, अनपढ़ बना के रखा जाता है, पूरा घर का पूरा काम करवाया जाता है। यानी इसके इन सब के बावजूद भी महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती है। तो ये कैलाश बासनी नाम की देवी नाम की एक महिला है, इन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए हैं, सामाजिक मुद्दे उठाए हैं जो समाज से रिलेटेड मुद्दे हैं, जिसमें महिलाओं की क्या क्या भूमिका है, महिलाओं को किस तरह से देखा जाता है, किस नज़र से देखा जाता है, वो सब यहाँ पर इन्होंने अपने लेखन में यहाँ पर साझा किया है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट आपका यही है कि कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि भाई महिलाएं अपने डेली के जीवन में यानी डेली रूटीन लाइफ में क्या क्या झेलती हैं। तो इस तरह से इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। चौथा पॉइंट, अब आज का जो महाराष्ट्र है वहां पर भी दो महिलाएं निकल कर आई हैं 1880 के दशक में। एक तो है ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। तो इन दोनों महिलाओं ने क्या किया है, इन्होंने खास करके जो हाई कास्ट वाली महिलाएं हैं, उच्च जाति वाली नारियां हैं, उनके घरों की क्या हालत है उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया है। इस पर इन्होंने जो है यहाँ पर काफ़ी जो है गर्मा गर्म लेख लिखे हैं, जोश और रोष में काफ़ी लेख लिखे हैं। यानी इनका मानना यह था कि उच्च जाति की जो महिलाएं हैं, केवल नाम की उच्च जाति की महिलाएं हैं, उन्हें ज़्यादा कोई अधिकार नहीं दिए गए, स्वतंत्रता के अधिकार नहीं दिए गए हैं।
तो ये ऐसे करके आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर जो आक्रोश था, महिलाओं के अंदर सदियों से जो चली आ रही, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो हीनता की भावना थी, उस हीनता की भावना को महिलाओं ने अब कहीं ना कहीं समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। समाज को अवगत करवाया है कि महिलाओं को किस तरह से ये लोग, पुरुष वर्ग जो है दबाने की कोशिश करता है, पुरुष वर्ग हमेशा अपनी मनमानी थोपता है, किस तरह से पितृसत्ता जो है सदियों से महिलाओं का शोषण करती आ रही है। तो ये सब ये बातें हैं यहाँ पर खुलकर इन महिलाओं ने रखी हैं। तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी चिंतन का भाव अब यहाँ पर जागृत हुआ है, महिलाएं भी अपने बारे सोचने लगी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये तो महिलाओं की बात हो गई। अब हमें कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी, जैसे हिंदी में प्रिंटिंग का विकास लेट हुआ है, यानी हिंदी में छपाई जो है वो देर से स्टार्ट हुई है, जबकि आपकी अन्य जो आपकी भाषाएं हैं जैसे उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, इनमें संस्कृत जो है, प्रिंट संस्कृत जो है पहले विकसित हो गई थी, लेकिन हिंदी की छपाई जो है वो 1870 के दशक से शुरू हुई है। हिंदी पहले से स्टार्ट नहीं हुई, हिंदी की छपाई बाद में स्टार्ट हुई है। 20वीं सदी के आरंभ में हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अब भाई यहाँ पर 20वीं सदी के आरंभ में औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जो मुद्दे हैं इन पर भी लेखनी चलाई गई। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लेना, यानी कि यहाँ पर 5वें का सब पॉइंट कि 20वीं सदी के आरंभ में किस किस पर औरतों की शिक्षा, तालीम का मतलब शिक्षा, विधवा जीवन यानी विधवाओं का जीवन कैसा होता है, विधवा पुनर्विवाह वगैरह, और राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, इन सभी पर यहाँ पर लेखनी चलाई गई है। कुछ कुछ जगहों पर महिलाओं के फैशन वगैरह के नुस्खे वगैरह हैं, ये सब बताए गए हैं, मनोरंजन वगैरह दिया गया है, लेकिन ये सब चीज़ों पर भी यहाँ पर विचार किया गया है। खास करके आप देखेंगे कि इसी दौरान पंजाब में भी लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। या अगला इसी के अंतर्गत सब पॉइंट आप लिख लेना, यानी इसी दौरान जो पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ में ही पंजाब में भी लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छपा है, क्योंकि पंजाब जो था उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का अहम केंद्र माना गया था वहां पर। अब कुछ लोग ऐसे भी थे, अब क्योंकि महिलाएं जो आई हैं, कुछ महिलाएं जो शिक्षित हो गई हैं, वो बाद बाकी महिलाओं की आवाज़ को समाज के सामने मुखर रूप से रख रही हैं। तो एक पुरुष वर्ग कैसे बर्दाश्त कर ले, सदियों से जो पुरुष वर्ग महिलाओं पर अपनी थोपता आया है, अपनी मनमानी चलाता आया है, अब महिलाएं इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कुछ महिलाएं समाज की, कुछ सभी महिलाएं नहीं, कुछ एक महिलाएं समाज में आगे बढ़ चढ़कर अपनी बात रख रही हैं, तो पुरुष वर्ग को कैसे हजम हो जाए। तो कुछ पुरुषों ने क्या किया कि भाई आज्ञाकारी बीवियां कैसे होनी चाहिए, आज्ञाकारी बीवियों का क्या धर्म होनी चाहिए, स्त्रियों का धर्म क्या होना चाहिए, स्त्रियों को अपनी पति की सेवा कैसी करनी चाहिए, इस तरह की जो कृतियां लिखना स्टार्ट कर दी हैं, ताकि जो है कहीं ना कहीं जो पुरुष वर्ग है उसके माइंड में स्त्रियों को दबाने के लिए फिर से लालसा या फिर से जो कह सकते हैं क्रोधपना फिर से जागृत हो और वो स्त्रियों को फिर से दबा लें। इस तरह की बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, 7वां पॉइंट है अब आपका, राम चड्ढा नाम है। तो राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनाने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग, समझ रहे हैं बेस्ट सेलिंग का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा बिकी है किताब, यानी पुरुष वर्ग ने सबसे ज्यादा किताब खरीदी है, तो बेस्ट सेलिंग कृति है इनकी स्त्री धर्म, ठीक है, ये राम चड्ढा के द्वारा लिखी है, तो ये इन्होंने किताब लिखी है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह की किताबें भी लिखी गई हैं, कुछ चित्र वगैरह छापे गए हैं। अब देखिए एक चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ना ये व्यक्ति है, ये एक पुरुष व्यक्ति है, यानी मेल है, यहाँ पर ये मेल व्यक्ति है, और ये महिला जो है एक स्त्री है, यानी कि इसकी पत्नी है। यहाँ पर ये जंजीर में जो महिला दिखाई गई है, जंजीर में ये बांधे हुए है, इसके गले में जंजीर है, ये इस व्यक्ति की माँ दिखाई गई है, इस चित्र के अकॉर्डिंग ये इस व्यक्ति की माँ है। तो लोगों ने व्यंग किया, लोगों ने कहा है अगर औरतें पढ़ लिख जाएंगी, अगर किसी व्यक्ति की पत्नी अगर पढ़ लिख जाएगी तो उसके सर पर सवार हो जाएगी, यानी अपने पति के सर पर महिला सवार हो जाएगी, और महिला अगर अपने पति के सर पर सवार हो जाएगी तो उसका पति क्या करेगा, अपनी माँ के साथ बिल्कुल किस तरह से जानवरों की तरह बर्ताव करेगा। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह की लोगों की मानसिकता थी उस तरह की, लोगों ने किस तरह के प्रयास किए यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। घोर कली के नाम से चित्र ये यहाँ पर चित्रित हुआ है, काष्ठ चित्र है, लकड़ी पर बना हुआ उकेरा हुआ चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित है चित्र ये, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर उस समय हमें देखने को ये मिलता है, बंगाल का एक इलाका है, बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता में एक पूरा का पूरा इलाका है जिसका नाम है बटाला। ये लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन के लिए समर्पित हो गया, यानी पूरा का पूरा एरिया बटाला वाला खास करके बुक के लिए फेमस हो गया है, प्रकाशन के लिए यहाँ पर समर्पित हो गया। यहाँ पर आपको जैसी भी किताब पढ़नी है, अश्लील किताब पढ़नी है, अब कहानियों वाली, किस्सों वाली, रोमांचक किताब पढ़नी है, सब की सब किताबें यहाँ पे मिल जा रही हैं। तो ये बटाला वाला हिस्सा जो है फेमस हो गया है कलकत्ता का। 8वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगली सब हेडिंग आपकी जो है इसी में ही, प्रिंट और गरीब जनता। भाई प्रिंट जो है इसका गरीब जनता पर क्या असर पड़ा है वो हम देखेंगे।
अब एक व्यंग्य फिर बनाया गया है कि देखिए औरत पढ़ लिख जाएगी तो हुक्का पिएगी, यानी मर्द के बगल में बैठ के हुक्का पिएगी, मर्द जो है अपना सितार बजा रहा है और औरत हुक्का पी रही है। तो समझ रहे होंगे औरतों पर किस किस तरह के वहां पर व्यंग किए गए उस समय चित्र बना बनाकर। तो प्रिंट का गरीब जनता पे क्या असर पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर उस समय क्या था, गरीब जनता तक किताबों की सुलभ पहुंच बनाने के लिए कुछ प्रकाशकों ने सस्ती किताबें छापना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर उसका असर ये पड़ा है कि गरीब जनता वाली लोग भी हैं, जो कुछ लोग, देखिए गरीब जनता में पूरी गरीब जनता शिक्षित नहीं हो पाई थी, कुछ लोग जो शिक्षित हो गए थे वो भी उन किताबों को खरीदने लगे थे। देखिए कुछ लोग अगर यहाँ पे कमेंट मुझे करेंगे, कमेंट ये कहेंगे कि सर ऐसा कहा जाता है कि पढ़ने लिखने का अधिकार तो आज़ादी के बाद मिला है हमें, लेकिन फिर ये शिक्षा की बात कहाँ से आ गई। देखिए शिक्षा ली थी कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं है शिक्षा नहीं ली थी, मौखिक रूप से ली थी। जो अल्फ़ाबेट वगैरह है यानी वर्णमाला वगैरह उसको सीख लिया था। जो आसान शब्द वगैरह होते हैं, स्थानीय भाषा में शब्द वगैरह होते थे, उनको आराम आराम से मिला मिला के पढ़ लेते थे लोग। ऐसा नहीं है शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हर वर्ग को नहीं थी शिक्षा, प्रॉपर वे में नहीं थी शिक्षा। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपके माइंड में डाउट जो चल रहा है, कुछ बच्चे मान रहे थे कि सर उस समय निचली जाति वालों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो आज़ादी के बाद अधिकार मिला है। तो ये यहाँ पर कुछ लोग शिक्षित कैसे हो गए, शिक्षित ऐसे ही हो गए हैं जैसे कोई आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति है, वो वर्णमाला लिखना जानता है, आपकी जो जो वाली वर्णमाला है या फिर जो भी आपकी भाषा की वर्णमाला लिखना जानता है, उसको मिला मिलाकर लिखना सीख गए। ऐसे करके सीखे हैं ये लोग, यानी इतना फ्लुएंट वे में नहीं सीखे हैं। और चूंकि ये किताबें वगैरह छपी हैं, स्थानीय भाषा में छपी थी, तो आसानी से इन्हें मिला मिलाकर या फिर इनके इर्द गिर्द जो लोग होते थे, जो एक आध लोग पढ़े लिखे होते थे, वो बता देते थे। तो ऐसे करके किताबों का जहाँ पर आप देखते हैं प्रचलन बढ़ पाया है। अब प्रिंट और गरीब जनता पर क्या असर पड़ा है। देखिए 19वीं सदी के जो मद्रासी शहर हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी इन्हें जो है खरीदने की स्थिति में आ पाए हैं, गरीब लोग भी इन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। ये आप लिख लेना। इसी के साथ साथ यहाँ पे 20वीं सदी के आरंभ में हमारे यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे हैं। ये खास करके आपके ये पुस्तकालय अक्सर जो है शहर में या कस्बे में खोले जाते थे, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा संपन्न गाँव है वहाँ पर खोले जाते थे। पुस्तकालय उस समय खोलना है स्थानीय अमीरों के लिए एक फैशन बन गया था, एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। यानी खास करके स्थानीय अमीरों ने जो है पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालयों पर जोर दिया है। पुस्तकालय इनके लिए क्या थे, एक प्रतिष्ठा की बात थी गई, फलाने अमीर ने एक पुस्तकालय खुलवाया लोगों के लिए। इस तरह से आप देखेंगे। तो सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। इसी दौरान सामाजिक जो सुधार आंदोलन चल रहे थे, समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो वहां पर भी जात भेद के जो आंदोलन है यहाँ पर प्रबल रूप में निकलकर सामने आए हैं। तो जो जाति सुधारक जो हैं यहाँ पर, जो निचली जातियों के जो लोग हैं, उन्होंने खास करके जो धर्म पर अच्छी खासा प्रहार किया है, उच्च जातियों के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोला है किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से। जो दलित या दमित वर्ग है उसको अवगत करवाया है कि आपके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, लोगों के सामने अपनी बात रखी है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। सबसे पहले स्टार्टिंग की है निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता जो है आपके ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है गुलामगिरी 1871 में। तो इन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों पर इसमें लिखा है गुलामगिरी में। ध्यान रखना, सबसे पहली निम्न जाति पुस्तक इन्होंने लिखी है गुलामगिरी। तो आपने लिख लिया होगा थर्ड का सब पॉइंट। इसके बाद 20वीं सदी में आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, और मद्रास में EB रामासामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जाति पर जोरदार कलम चलाई है और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए हैं। ये थर्ड का सब पॉइंट आप लिख लेना। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से समाज सुधारक जो जाति व्यवस्था चली आ रही थी, जाति व्यवस्था की कुरीतियों से अवगत कराने वाले लोग हैं, उन्होंने किस तरह से इस पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और किताबों को प्रकाशित किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इनसे अवगत हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं धर्मों की आलोचनाओं कर पाएँ, धर्म के जो पाखंड हैं उनसे अवगत हो पाएँ और धर्म से हटकर अपने आप को शिक्षित बना पाएँ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मजदूरों की। भारत में मजदूरों की क्या दशा थी, क्या मजदूरों ने भी शिक्षा ग्रहण करी? देखिए मजदूरों की हालत भारत में बहुत दयनीय थी। पहली बात तो जो उस समय टाइम वगैरह के घंटे होते थे, मजदूरी के घंटे होते थे, वो नियत नहीं होते थे। ऑब्वियसली बात आपने पढ़ी होगी 9th में भी, 12 से 13 घंटे, कभी कभी क्या थे 14-14 घंटे मजदूरों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पे काम करना होता था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इतना भयंकर शारीरिक श्रम, और लोगों के पास फिर समय कहाँ बचता होगा।
दूसरी बात, कभी मजदूरों को पढ़ाने का, शिक्षित करवाने का प्रयास नहीं किया गया, ये भी बात रही यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ मजदूर ऐसे हुए जिन्होंने अपने दम पर कुछ पुस्तकें छापी हैं, कुछ लेख लिखे हैं, और बाद में कुछ मजदूरों ने जो है अपने लाइब्रेरी वगैरह स्थापित की हैं, वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर कारखानों में मजदूर में अगला पॉइंट आपका लिखेंगे, चौथा पॉइंट है, एक कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी, तो इसलिए वो अपने बारे में ज़्यादा लिख नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी कुछ हैं। लेकिन कानपुर के एक मजदूर हैं, मिल मजदूर, इनका नाम है काशी बाबा। इन्होंने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर और छापकर जाति और वर्गीय शोषण जो चल रहा है, इनके बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की है। समझ रहे होंगे आप। इसी दौरान एक व्यक्ति और हुए हैं 1935 से लेकर 1955 के बीच में, सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाला एक मजदूर हुआ है। एक और मिल मजदूर है, इसने अपनी किताबों का एक श्रृंखला बनाई है, ठीक है। तो ये सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह पर छापा गया है इनका, ठीक है। यानी इन्होंने सुदर्शन चक्र के नाम से अपना लेख लिखते थे ये, तो इनकी जो लेखों को पूरा सच्ची कविताओं के नाम से संग्रह में इन्हें छापा गया है बाद में इकट्ठा करके। तो यहाँ पर आप सेकंड सब पॉइंट लिख पा रहे होंगे। कुछ जगहों पर क्या है, मजदूरों को अंदर भी ललक जागृत हुई कि हमें भी पढ़ना चाहिए भाई किताबों में क्या आ रहा है, क्योंकि किताबों के जरिए जो समसामयिक घटनाक्रम है उसकी भी जानकारी मिलती थी। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है कि जो बेंगलोर है, बंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने बंबई के मिल मजदूरों से प्रेरणा लेकर एक पुस्तकालय की स्थापना की है। ये आप थर्ड सब पॉइंट चौथे का लिख लेना। यहाँ आप लिख लेना कि बंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने बंबई के मिल मजदूरों से प्रेरणा लेकर पुस्तकालय बनाए। अब यहां पर नोट करके एक व्यक्ति हैं, ये आधुनिक साहित्य के लेखक हैं, आधुनिक असमिया साहित्य के लेखक हैं, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जो है ये आधुनिक असमिया साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार थे। इन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश यानी ओ मेरी प्यारी भूमि ये लिखा है। तो इनका नाम आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी और अंतिम हेडिंग है प्रिंट और प्रतिबंध। कि भाई यहां पर ये देखते हैं कि प्रिंट पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ऊपर एक तो एक धर्म सुधारक जो है आंदोलन जो चल रहा है उसके खिलाफ तमाम जो धर्माचार्य वगैरह हैं वो एकदम अगेंस्ट चले गए हैं उसके। ऑब्वियसली बात है वहां पे टकराव तो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट पर प्रतिबंध कैसे लगाए गए हैं। देखिए शुरुआत में जब तक ब्रिटिश शासन पर आलोचना नहीं की गई है तब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। यानी ब्रिटिश शासन पर जब तक आलोचना नहीं हुई, औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन पर जब तक आलोचना नहीं हुई है तब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे ही औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन की जहां पर जो कार्यप्रणाली है इस पर लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है, वैसे ही यहां पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जब तक इनके ऊपर नहीं लिखा जा रहा था तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई जो कुछ है बढ़िया है, लेकिन जैसे ही इनके जो कार्यप्रणाली है, इनके अधिकारी वगैरह हैं जो जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं भारत की जनता के साथ, उनके ऊपर जब लेख लिखना स्टार्ट कर दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं इनके ये भी सख्ते में आ गए हैं। ये ब्रिटिश जो आपके अधिकारी हैं ये भी सख्ते में आ गए हैं। इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो आलोचनाएं वगैरह हो रही हैं, अगर इन आलोचनाओं की बात जो है इंग्लैंड में बैठे लोगों को पता चल जाए तो इंग्लैंड में तो हमारी बड़ा किरकिरी हो जाएगी। इंग्लैंड में तो लोग ताक पर बैठे हैं, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगेंस्ट में जो लोग बैठे हैं उनको कहने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ में निकल के आती हैं। शुरुआत में बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1798 से पहले का जो औपनिवेशिक शासन है इसमें कोई सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान ये नहीं था। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1820 के दशक में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश शासन का चापलूसी करने वाले या फेवर करने वाले अखबारों को प्रोत्साहन ऐसे करके मिल गया है। यहाँ पर खास करके उस समय अंग्रेजी और देसी भाषाओं का प्रचलन हो चुका है। तो अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों ने खास करके उस समय की गुहार लगाई है लॉर्ड जो जनरल बेंटिक से कि भाई प्रेस कानून जो 1820 का बनाया गया है इसकी पुनर्समीक्षा की जाए। तो ऐसे करके पुनर्समीक्षा के लिए राजी हो गया है ये आप लिख लेना पूरा, ठीक है। इसके बाद उदारवादी औपनिवेशिक एक ऑफिसर आया है जिसका नाम है टॉमस मैकाले। इसने पहले की आज़ादियों को फिर से बहाल करते हुए एक नया कानून ले आया है प्रेस के संदर्भ में। तो इस बात का लोगों ने फायदा उठाया है, इस बात का संपादकों ने फायदा उठाया है। तो सेकंड का आपने सेकंड सब पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ प्रेस को लेकर चिंता का विषय जब 1857 का विद्रोह हुआ है।
1857 का विद्रोह होने के बाद ब्रिटिश शासन, खास करके अंग्रेजों ने एकदम भारत की जनता है, भारत के जो लेखक हैं या भारत के संपादक हैं, उनके प्रति इनका रवैया एकदम बदल गया है। इनका मानना यह था कि 1857 की क्रांति इन्हीं लोगों के विचारों का प्रतीक है, इन्हीं लोगों के विचारों की वजह से ऐसा जो विस्फोट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लगातार भड़काऊ जो इस तरह के लेख लिख रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई क्रांति ना होने पाए। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पर जो राष्ट्रवादी जो आपके विचार हैं, खास करके आपकी जो देसी प्रेस हैं, देसी प्रेस से मतलब स्थानीय भाषा में, चाहे हिंदी में हो, बांग्ला में हो, उड़िया में हो, जो भी जिस भाषा की प्रेस हो, जैसे जैसे अंग्रेजों ने कोशिश की है कि इन्हें रोका जाए, वैसे वैसे राष्ट्रवादी विचार यहाँ पे और ज़्यादा सुदृढ़ होते गए, राष्ट्रवादी विचार और ज़्यादा यहाँ पे प्रबल मुखर होते गए हैं। तो यानी इन्होंने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन ऐसे हो नहीं पाया है। बहरहाल इन्हें 1878 में कानून लाना पड़ा है, और ये कानून आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर था। आयरिश में कानून लाया गया था इनके यहाँ पहले 1878 में, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसमें था क्या, इसके जरिए ये लोग सरकार को भाषाई प्रेस में छपी जो रपट है और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हल मिल गया। यानी कि मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि अब अखबार में जो भी छापा जाएगा वो सरकार की मर्जी से छापा जाएगा, और आप अखबार में ऐसा कुछ नहीं छाप सकते हैं जो सरकार के अगेंस्ट हो। अगर मान लीजिए पहली बार आपने कोई गलती की है तो पहली बार में तो आपको चेतावनी दी जाएगी। अगर आप वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी प्रेस का सामान पूरा जब्त कर लिया जाएगा, आपकी प्रिंटिंग प्रेस पूरी जब्त कर ली जाएगी और आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का क्या क्या हुआ, विरोध भी हुआ है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सब के बावजूद भी हमारे जो राष्ट्रवादी जो आंदोलनकर्ता हैं, राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं। लगातार उन्होंने इनके अत्याचारों अन्यायों के खिलाफ लिखते रहे हैं बाकायदा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में इतिहास में आप पढ़ भी चुके होंगे, चौथे पॉइंट के रूप में लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब पंजाब में के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी की सजा हुई है, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी वाले अखबार में इनके प्रति हमदर्दी जताई है। तो इसके नतीजे में इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें कैद कर लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेजों ने किस तरह से बात को दबाने के लिए, या जनता की जो बात है, क्रांतिकारियों की बात को दबाने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया है। लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी आंदोलन के चलते इनकी एक नहीं चली है और एंड में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटाना पड़ा है। तो ये सब बातें आपने देख ली, आपने चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिया। देखिए मेरा मानना यही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, पढ़ने से ज़्यादा जो आप नोट्स बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंड टाइम पर आपको नोट्स ही काम देते हैं। चाहे कितने भी लेक्चर देख लें, कितने भी यूट्यूब पर, यानी कितने भी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लेक्चर देखें 10 मिनट के, 15 मिनट के, उनसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आने वाला है। प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे तो यकीन मानिए जो आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो सकता है आज आप ये वीडियो देख लें, 15 दिन बाद आप भूल जाएं, फिर क्या करेंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे? नहीं। तो बेटर ये है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाएं। नोट्स होंगे तो फायदा ये होगा कि जब भी आप पढ़ेंगे, जरा सा आप अगर नोट्स उठा के पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो वीडियो में समझाया गया है पूरा रिकैप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो आपको पढ़ने में, याद रखने में आसानी होगी। तो आप नोट्स जरूर बनाएं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर करते रहें ताकि लोग जो हैं वो भी जुड़ते रहें, उनको भी लाभ मिलता रहे शिक्षा का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।